कुछ और किसान भाई हमारे आने वाले हैं, वो भी जुड़ जाएं। फिर हम लोग जो है ये प्रश्नों का सिलसिला और जो जानकारी है वो शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है फिश सीड का सिलेक्शन और शुरुआती दौर में उस सीड का ध्यान रखने वाली की बातें, जो कि सबसे इनिशियल स्टेज होती है। और पिछले कुछ समय से, काफी समय से एग्रीगेटर संघ जो है आपको इस चीज के लिए गाइड भी करता आया है, सीड को लेकर, सीड की क्वालिटी को लेकर, सीड की फीडिंग को लेकर। लेकिन फिर भी जो है कुछ प्रश्न हमारे मन में रह जाते हैं, नए किसान भाइयों के मन में रह जाते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन होना और एक एक्सपर्ट से बात करके उन चीज़ों का जवाब लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 मिनट का समय मैं और लूँगा ताकि और भी हमारे भाई किसान भाई जुड़ जाएँ, तब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। प्रशांत सर नमस्कार, मेरी तरफ से और पूरे एग्रीगेटर संघ के सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं आपके इस वेबिनार में। अच्छा है, कैसे हैं सर आप? बोलिए भैया। सर आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। आवाज़ मेरी धीरे आ रही है? हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है, ठीक है। तो सर आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है वो है मछली बीज का चयन। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप मछली पालन में आए थे, जब आपने मछली पालन की शुरुआत की थी, तब क्या माहौल था मछली पालन के क्षेत्र में और आज क्या माहौल बन गया है इस व्यवसाय में? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए इन कुछ बिंदुओं पर। सबसे पहले तो मैं सभी फार्मर्स का धन्यवाद अदा करता हूँ। और जब मैं गुजरात में लगभग 39 ईयर्स या 40 साल पहले आया था ये धंधे में, उस टाइम मैं शौकिया आया था और मेरे को कुछ भी पता नहीं था। फिर भी जो बच्चा मिलता था कलकत्ता से या आंध्र से, वो बच्चा लाके मैंने धंधा किया था। लेकिन मछली के बारे में कुछ भी नहीं जानता होने की वजह से पहले साल मेरा लॉस हुआ था। लेकिन मेरा दूसरा धंधा था, इसके लिए दिक्कत नहीं आया। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये धंधा करना ही चाहिए। तो उस टाइम 24 रुपया प्रति किलो मच्छी था, 26 रुपया प्रति किलो, और मैक्सिमम 30 रुपये नीचे का मच्छी था किलो। और मैंने ये धंधा चालू किया था, लगभग 5,000 रुपया स्टार्ट किया था और 5,000 रुपया लगाया था उस टाइम। 40 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। पहले साल मेरे को भारी नुकसान गया था, मछली का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए जब नुकसान गया तो मैंने बोला ऐसा कोई धंधा नहीं होना चाहिए जिसमें नुकसान जाता है। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा अभ्यास किया, जानकारी इकट्ठा किया और दूसरे साल से मेरे को प्रॉफिट चालू हो गया। लेकिन दूसरे साल आते आते जो मैंने मछली बीज डाला था वो कतला हो गया था 3 किलो 4 किलो का, और रोहू हो गया था 2.5-3 किलो के बीच में। और उस टाइम मैंने झींगा डाला था पहले, मेरा भी यही ख्याल था झींगा का रेट हाई है। उस टाइम 40 रुपया 50 रुपया प्रति किलो झींगे का रेट था, तो मेरे को लगता है। तो पहले साल के बाद मैंने जब झींगा डाला था तो 300 किलो झींगा कम से कम मैंने उसमें से निकाला। और जब मैं मार्केट में लेके गया वो झींगा, तो मेरे अंदाज से उन्होंने 3 से 4 वक्कल किया और 3 से 4 वक्कल करने के बाद
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा वक्कल पाड़ा उन्होंने, यानी ग्रेडिंग किया और एक झींगे का बड़ा ढेर लगाया। उसमें ऐसा बोला कि ये लूज झींगा है। तो सबसे बड़ा झींगा था, पता नहीं चलता था मेरे को, इसलिए मैंने बोला कि भैया ये झींगा मेरे को बेचना नहीं है, मैं वापस ले जाएगा। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जो झींगा ले रहा था। इसलिए बोला कि मैं आपका फायदा कर देता हूँ, इसीलिए अरुण यादव जी आपका माइक बंद बड़ी करिए। साइज का झींगा उसने हटाया, उसमें से वह 1 नंबर ग्रेडिंग में डालना चालू किया। लगभग 70-80 किलो ऊपर का वो था बड़ा ढगला, जो 10 रुपया रेट में देने की बात कर रहा था। और उसमें मेरे अंदाज से लगभग 12-13 किलो झींगा रह गया, बाकी का सभी झींगा उन्होंने ले लिया। उसने बोला ये नरम झींगा है और इसका रेट नहीं आएगा। तो 12 किलो झींगा का मैं कबाब बनाने के लिए ले आया, क्योंकि झींगे का मैं भी शौकीन था उस टाइम, फर्स्ट साल में खाने के लिए। तो मेरे को पता चल गया कि ये लोग, अगर आपकी जानकारी सही नहीं होगी तो आपको बाजार में ले जाके भी रेट नहीं मिलेगा। यानी 50 रुपया प्रति किलो की मछली का, यानी झींगा का 10 रुपये में लेने के लिए तैयार था। इसी तरह से मछली का। सर अनदर लोगों का माइक बंद करवा दीजिए प्लीज। हेलो, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि प्रशांत सर के अलावा सभी लोग माइक ऑफ रखिए ताकि हम उनकी आवाज़ साफ सुन पाए। जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना हुआ करे आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका नाम बोलेंगे हम, देन आप अनम्यूट करके आप अपने प्रश्न पूछिएगा। अभी प्रशांत सर के थोड़े से एक्सपीरियंस के बारे में सुनते हैं। जैसा कि बहुत ही जरूरी बात उन्होंने कही कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो 50 रुपए की जो मछली है वो 10 रुपए की भी बिक जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं जो कि बाकी किसान भाइयों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह जी माइक ऑफ कर लीजिए। फिर ऐसा हुआ कि मछली का बच्चा लेने में गया था पहले साल, तब मैंने सिर्फ 10,000 बच्चा मांगा था, 10,000 बच्चा डालेगा। उस टाइम था भाव रेट एक बच्चे का 1 रुपया, 1 रुपया प्रति नग के हिसाब से जब बच्चा मैंने लिया तो सामने वाले ने मेरे को 4,000 बच्चा दिया और बोला तुम्हारा बच्चा 10,000 हो गया। तो मैंने बोला भैया मछली का धंधा मेरे को आता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को ये बात पता चलती है कि तूने मेरे साथ चीटिंग किया। तो उसने ये बोला कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बुलेट का पेट्रोल नहीं निकल सकता। तो मैंने बोला साहस में आके कि भैया मैं अभी अगले साल तेरे को बच्चे का धंधा करके दिखाएगा और मेरे जैसा कोई भी अगर भर्ती देगा तो मैं तेरी टांग में से निकल जाएगा, क्योंकि मैं है सत्य सूर्यवंशी रहती हूँ उम्र में ये बड़ी तो सब हंसने लगे, ताना मारा कि मछली का मुँह आता है। मैंने बोला मछली का मुँह नहीं आता, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के लोग मेरे पास आए। तो बहुत हंसा। फिर मैंने अगले साल सीड बनाने का सोचा। तब मैं सीड बनाने का सोचा तो मैं गुजरात की बहुत सारी फिशरीज ऑफिस में गया, वहाँ से मार्गदर्शन मिला, लेकिन वो लोग भी उस टाइम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि बप्पू भाई आप कोई प्राइवेट वाले के पास जाओ। और प्राइवेट में एक ही आदमी था जिसके पास से मैं लाया था, वही आदमी कर रहा था, वो कोई बंगाली डॉक्टर के साथ मिलकर कर रहा था। फिर मैंने मेरे लेबर सबको पूछा कि सीखना है तो कहाँ सीखना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बताया बप्पू हमको मच्छी मारना आता है, मच्छी चिंता रखना नहीं आया। तो फिर मैं बहुत सारी नदी पे घूमा, वहाँ पे जो लोग शिकार कर रहे थे उससे छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा किया और पैसा था
जैसे पैसा वाला आदमी था, वैसे घर में पैदा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं गुजरात के बाहर भी निकला और जहाँ से मेरे को छोटे छोटे आदमी से मछली के लिए जानकारी मिली, तो मैं जानकारी इकट्ठा किया। और तब मेरे को कलकत्ता का पता चला कि आपको अगर सीड का धंधा करना है तो आपको कलकत्ता से कारोबार करना पड़ेगा। तो मेरे को अच्छा सर, बोलिए जी, बोलिए भैया। हेलो, हाँ बोलिए। जी सर, ये मेरा प्रश्न जो है अभी ये है कि जो फिश सीड जो जिसका विषय है हमारा चयन करने का, तो फिश सीड जो है कोई भी किसान चयन करने से पहले बहुत सोचता है कि हमें किस एरिया में कितना डालना चाहिए, साथ ही साथ में किस क्षेत्र में कौन से फिश सीड का डाल के उस फिश को बड़ा करके मार्केट में बेचना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सभी फार्मर्स के दिमाग में रहता है। तो क्या क्षेत्र भी मैटर करते हैं कि हमें सीड का सिलेक्शन करने टाइम में? सबसे पहला तो पॉन्ड का सिलेक्शन, आपको जो भी तालाब मछली वाले पॉन्ड में सीड्स डालना है तो पॉन्ड का सिलेक्शन करना पड़ता है। बारहमासी है कि नहीं, यानी नया पुराना पानी इकट्ठा होता है कि नहीं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि आपका वाटर डेप्थ, पानी का डेप्थनेस कितना है। अगर आप पानी का प्रशांत सर अपना माइक थोड़ा मुंह के पास रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही है अभी। हाँ, एक बार बोलिए। हाँ, यही इसको मुंह के पास रखिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही है सर। हाँ सर, परफेक्ट है। तो इसमें मैंने ये धंधा किया और इसकी वजह से सीड सिलेक्शन में आपको खाली तालाब, जो भी पॉइंट आपको तय करना है वो पॉइंट डिसाइड करोगे, उसमें पानी की ऊंचाई कितनी है वो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, और उस हिसाब से आपको सीड डालना पड़ेगा। सर, बायोफ्लॉक में फिर इस चीज को हम कैसे मेजर करेंगे? बायोफ्लॉक तो अलग पद्धति है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी। और वो टेक्नोलॉजी में आपको एक ही पानी बदलना नहीं है, वाटर एक्शन किए बिना आपको 24 आवर्स उसमें एरेक्शन देके बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करके जी जो खेती होती है उसको बायोफ्लॉक बोला जाता है। एक टोटल कंट्रोल सिचुएशन होती है जी, उसके अंदर किया जाने वाली खेती को बायोफ्लॉक किया जाता है। सर, बहुत सारे किसान भाइयों का प्रश्न ये रहता है ना कि जैसे कि बहुत जो है काफी लोग ये कहते हैं कि जो बायोफ्लॉक में जो है सीड डालने टाइम में बहुत किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम पंगेशियस वाले सीड डालें कि ना डालें, या फिर हम आईएमसी के बच्चे डालें कि ना डालें, क्या आईएमसी बायोफ्लॉक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है सीड चुनाव करने समय में, मतलब एक नया फार्मर जब शुरुआत कर रहा है, शुरुआती दौर में जब वह सीड का चुनाव करने के बारे में सोचता है, तो उसे कौन कौन सी चीज का ध्यान रख के करना चाहिए बायोफ्लॉक के केस में भी और तालाब के केस में भी? सबसे पहले नया किसान को बायोफ्लॉक करना नहीं चाहिए जी। ये मेरी स्पष्ट सूचना है, क्योंकि बायोफ्लॉक में आपको बहुत ही तकनीकी ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, आपको स्किल लेबर चाहिए, आपको खुद को भी उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। वो हर घंटे पे बायोफ्लॉक में हर घंटे पे आपको मछली सीखना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी। हर एक घंटे पे आपको पैरामीटर चेंज होगा, यानी बायोफ्लॉक करना है तो कम से कम पहले किसान बनना चाहिए, जमीनी हकीकत पे जाना चाहिए। अर्थन पॉन्ड में आप जाओगे और एक दफे आप कौन से पैरामीटर में मछली जिंदा रहती है और कौन से पैरामीटर में मछली मर जाएगी, उसका तकनीकी ज्ञान ले लोगे तो फिर आप बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग लेने के बाद आप एक सेटअप लगा सकते हो और वो सेटअप से आप चालू कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये है, जो भी नया किसान है वो सबसे पहले बायोफ्लॉक में नहीं जाएगा, वो अर्थन पॉन्ड में जाएगा तो उसको पूरा ज्ञान मिल जाएगा एक सीजन करने में
उसको क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या परिस्थिति आती है, कौन साइज का सीड लेना चाहिए, कौन साइज का सीड डालना चाहिए, सीड की क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, अर्थन में कितने पैरामीटर है जो हर रोज आपको चेक करना है या तो उसको संभाल के रखना है। तो सब कुछ सीखने के बाद 1-2 साल उसमें लग जाएगा, उसके बाद बायोफ्लॉक में जाएगा तो उसको दिक्कत कम पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आएगी। 1 साल में एक गलती बायोफ्लॉक में, फ्लॉक खत्म तो समझ लो आपकी मछली भी खत्म। अच्छा सर, ये बताइए जैसे सपोज दैट मतलब मानते हैं कि हमारे किसान भाई जो है 1 से 1.5 लाख सीड खरीदते हैं, ठीक है। अब उस सीड का मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट शुरुआती दिनों में कैसे करेंगे? क्योंकि शुरुआती दिनों में जो मछली के बच्चे होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी तैयारियां होनी चाहिए जो हमें तालाब में डालने समय में और वहां से बच्चे खरीद के लाते समय में ध्यान देनी चाहिए ताकि मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम से कम हो? सबसे पहली बात तो ये है भाई कि मछली का सीड का धंधा है, यानी बिजनेस है। उसमें कल्चर करना है तो अलग प्रकार का सीड चाहिए, और आपको अगर नर्सरी बेस पे स्पॉन्ज से फ्राई से फिंगलिंग, और फिंगलिंग से येलिंग से स्टंटेड येलिंग, ये 4-5 प्रकार आते हैं मछली बनाने। लेकिन आपको अगर कल्चर करना है तो आपको आपके पॉन्ड में, मैं 1 हेक्टेयर का मैं नाप देगा। 1 हेक्टेयर पूरे इंडिया में एक सरीका होता है, इसलिए मैं 1 हेक्टेयर पे 1 मीटर ऊंचाई है पानी की डेफनेस। तो आप अगर आईएमसी करते हो तो मिनिमम 15,000 पहले साल पे, दूसरे साल पे 17-18,000, और तीसरे साल पे आप 20,000 नग फिंगरलिंग से बड़े और ईयरलिंग साइज तक के, या तो 1 साल पुराना, ऐसा बच्चा कल्चर में आप ले जा सकते हो और कर सकते हो। आपने 1-1.5 लाख बच्चा जो बोला वो स्पॉन टू फ्राई टू फिंगरलिंग, इसमें चाहिए। बाकी कल्चर में आपको 15,000 से 20,000 तक 1 मीटर गहराई है तो आप डाल सकते हो तो चलेगा, क्योंकि उसमें 20 से 25% मिनिमम मोर्टालिटी रेशियो आएगा। अगर ये मोर्टालिटी रेशियो आता है तो आप अगर समझ लो आपने 10,000 बच्चा डाला, तो अगर 30% मोर्टालिटी रेशियो आता है तो आपको सिर्फ 7,000 बच्चा वापस मिलने वाला है। उसमें भी आप बर्ड फेंसिंग, डॉग फेंसिंग और चोरी, ये सबको संभालना पड़ता है। अगर चोरी हो गई तो आपको वो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उस टाइम आपका नुकसान जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ये जवाबदारी वाला धंधा है, और ये धंधे में आप आराम से अगर सही तरीके से करोगे और मैनेजमेंट सही रखोगे, बर्ड फेंसिंग आप लगा दोगे, आपके तालाब में सांप यानी स्नेक, कछुआ यानी टर्टल, क्रोकोडाइल यानी मगर और फ्रॉग, ये से नहीं जाने दोगे, बर्ड्स भी नहीं जाने दोगे, तो आपका मोर्टालिटी रेशियो कम हो जाएगा, और ये कम हुआ मोर्टालिटी रेशियो आपको मुनाफे पे लेके जाएगा। जी बिल्कुल, सीड को इन सभी चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही चीज है ये चीज। तो अभी सर जैसे जो हमने सीड मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो सीड मैनेजमेंट में जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो मोर्टेलिटी रेट आती है उसको कम करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी सीड आपको 50 किलोमीटर लेके जाना है दूर, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन बॉटल की, जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 50 किलोमीटर से दूर अगर आपको लेके जाना है तो आपको ऑक्सीजन टैंक या तो ऑक्सीजन बॉटल लगा के तिरपाल बांध के पानी भर के आप ले जा सकते हो। उस टाइम बच्चे में आपको जब भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो जहाँ से बच्चे लेते हो वहाँ 24 घंटे पहले खाना बंद करना चाहिए। वो आदमी जिससे आप खरीदते हो बच्चा, वो आदमी 24 घंटे पहले वहाँ पे खाना बंद करेगा और एक बार रेटिंग जरूर करेगा। और जिस दिन आप लेने जाते हो उस दिन वो मछली का कंडीशन करोगे, वो मछली का कंडीशन करोगे वही नर्सरी में, वही जगह पे। अगर मछली तंदुरुस्त है, कोई भी उसमें दाग नहीं है, धब्बे नहीं है, कोई डिसीज नहीं दिखता है, तो आप उसको सिर्फ कंडीशन कर सकते हो। अगर उसमें कोई दाग है, डिजीज है, धब्बा दिखता है आपको, या तो मछली लूज लगता है, तो आप उसको KMNO4 यानी
पोटेशियम परमैंगनेट की ट्रीटमेंट करके आप उसको बात दे सकते हो। एक सॉल्ट, नमक वाला बात भी आप दे सकते हो। तीसरा मिथाइन ब्लू, इसका भी एक बात आप दे सकते हो। ये 3 बात अगर आप वहीं पे दे दोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिल्कुल ट्रांसपोर्ट में कोई मगजमारी नहीं होगी और मच्छली का मोर्टेलिटी नहीं आएगा। हाँ, मछली का मोर्टेलिटी तब आता है जब मछली के पेट में खाना रह जाता है, और मछली तब वो ट्रांसपोर्ट में जाती है तो वो अपने आप खाना छोड़ती है। तो जो लिमिटेड पानी में, लिमिटेड टंकी में वो खाना छोड़ देती है, तो खाने वहाँ का ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा और पानी मैला हो जाता है, तो उस टाइम मछली का मोर्टेलिटी रेशियो आने का चांसेस है। इसलिए अगर आप कंडीशन करके लेके जाओगे, मछली का पेट खाली करना है आपको और कुछ नहीं करना है, वो ही कंडीशन है। तो मछली आपका 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक भी जा सकता है। छोटा बच्चा आप लेके जाते हो तो आपको ऑक्सीजन लेवल ज्यादा चाहिए, और बड़ा मछली की प्रजाति कौन सी साइज लेके जाते हो उस पर ऑक्सीजन लेवल कितना करना है वो निर्भर करता है। मैं यहाँ गुजरात से लगभग राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सभी जगह पे बच्चा बेचता हूँ। मोर्टेलिटी रेशियो नहीं आता है, यही बड़ी बात है। लेकिन हम लोग कंडीशन करते हैं और एक दिन खाता बंद करते हैं, और छोटा बच्चा हो तो भी और बड़ा बच्चा हो तो भी आराम से ट्रांसफर करके देते हैं। साथ में 2 आदमी रखते हैं। सर, जब भी किसान भाई बच्चा कहीं से लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हैचरी की तरफ से बच्चे को भेजने के लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, ठीक है? तो आप थोड़ा सा किसान भाइयों को बताने की कोशिश करें कि उन्हें किन किन चीजों के बारे में, एक जहां से बच्चा वो खरीद रहे हैं वहां से प्रश्न पूछने ही चाहिए बच्चा खरीदने से पहले, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो एक हैचरी की तरफ से होनी चाहिए, और हमारे किसान भाई को वो चीज उन हैचरी ओनर से या हैचरी मालिकों से जरूर पूछनी चाहिए कि आपने ये प्रक्रियाएं की हैं कि नहीं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, प्लीज बताइए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैचरी वाला सिर्फ छोटा बच्चा बेचता है, उसको ले जाके रेयरिंग वाला फिंगरिंग तक करके बेचता है, ये बात याद रखना चाहिए। लेकिन आप जहाँ से भी हैचरी में से लेके आते हो, अगर हैचरी में से लेके आते हो तो आपको उसके माँ बाप कौन साइज का है, परिपक्व है कि नहीं है, यानी कतले का एज है 2 से 2.5 साल, उसके बाद कतला परिपक्व होता है और उसका जो भी बच्चा आता है वो अच्छा रहता है। तुम्हारा रहू का भी वही साइज है, वही ईयर है, 2 से 2.5 साल। और खाली मृगल यानी नगरी में तुम्हारा 2 साल तय किया गया है, वो वैलिड है कि वहाँ का 2 साल पुराना बच्चा मृगल का होगा, कतले का होगा तो 2.5 साल 3 साल का होगा। तो एज मैटर करता है, वेट मैटर नहीं करता, इतना याद रखना है। सबसे पहले अगर सही एज वाला परिपक्व माँ बाप मिल गए और तंदुरुस्त माँ बाप का बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, दिक्कत नहीं होगा। प्लस हैचरी से जब बाल उठाते हो तो आपको वो उसने क्या क्या कंडीशन किया है, अगर स्पॉन लेते हो तो कंडीशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पॉन 75 घंटे तक बिना खाना खाए आराम से जिंदा रह सकता है। इसीलिए आप कितना घंटे के बाद उठाते हो वो आपको ध्यान में रखना है। और हैचरी वाला क्या मैनेजमेंट करता है, उसका बूस्ट कौन सा मछली को इंजेक्शन दिया है, उसका एक वीडियो अगर आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा वो आता है। या तो आप खुद हाजिर होए, ऐसी पोजीशन पे ही हैचरी का माल लेना चाहिए, क्योंकि हैचरी वाला जो स्पॉन देता है वो स्पॉन पे निर्भर करता है ज़्यादातर। और स्पॉन देगा, वहाँ से स्पॉन लेके आएगा, रेयरिंग वाला उसको स्पॉन से फ्राई बनाएगा, फ्राई से फिंगरलिंग बनाएगा और फिंगरलिंग से बड़ा बच्चा भी बना सकता है। लेकिन ये पूरा स्टेज अलग है। अगर आप हैचरी से माल लेते हो तो आपके यहाँ 70 से 75% तक मोर्टेलिटी रेशियो आने का चांसेस है, क्योंकि हैचरी वाला सिर्फ एक टारगेट फिक्स करता है। मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ तक, क्योंकि मैं हैचरी का माल लेता नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि हैचरी वाला
ये हैचरी वाले की बात आप बता रहे हैं, तो ये सारे लोग इसमें टारगेट अपना सेट नहीं करते हैं। ये जितने सर्टिफाइड बंदे हैं या अभी तक जितने भी अभी इंडिया में जितने फिश फार्मिंग अभी हो रहा है, जितने हैचरी वाले हैं, उसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सर्टिफाइड और भरोसेमंद बंदे हैं। तो हर कोई टारगेट के पीछे में नहीं पड़ता है। कुछ ही फार्मर कुछ ही हैचरी वाले ऐसे हैं जो टारगेट को लेके चलते हैं। चक्कर में सर सब गलत नहीं होता ना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं भाई, ये बिजनेस है। हैचरी वाला भी 2 पैसा कम करेगा ना तो फार्मर्स लालच में आता है। अगर फार्मर्स लालच नहीं करेगा तो कभी मार नहीं खाएगा। पहला ये नहीं प्रशांत जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि फार्मर के जो लालच जो है वो तो 10 पैसा अगर आपने कम कर दिया, अगर हमने 10 पैसा हमने प्लस बताया हमने किसी को, तो वो 10 पैसा कम वाले के पास में ही जाएगा क्योंकि उसको भाई 1 लाख बच्चे लेने हैं। तो वो 10 पैसे से जो है वो 1 लाख को जोड़ लेता है वो। तो इसलिए फार्मर की तो गलती तो यहाँ फार्मर हमेशा हमने गौर किया है, फार्मर तालाब खुदाई में हो या तालाब बनाने में लाखों रुपए खर्चा कर देगा वो, बट वो सीड में आकर के वो फिर वो कंजूसी करेगा। 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे ऐसे करके वो देखेगा और लास्ट में जाकर के वो बच्चा बहुत ही कमजोर ले लेगा वो। सबसे और पहली फिर बात बोले भैया बच्चा जी कि अगर आपको कल्चर करना है तो कभी स्पॉन नहीं, फ्राई नहीं, सेमी फ्राई नहीं और फिंगलिंग। फिंगलिंग से बड़ा बच्चा डालना है आपको, यानी आप खुद पहचान सकते हो। और जी 4 इंच 5 इंच वाला बच्चा अगर आपको मिला रेयरिंग वाले के पास से तो वहीं से लेना है, क्योंकि तब तक जो मोर्टालिटी रेशियो आना था वो आ चुका होगा। इसीलिए आपको कम मोर्टालिटी रेशियो आएगा। फिर भी अगर आप कल्चर में जाते हो तो आपको बर्ड्स, कछुए, टर्टल और खास करके फ्रॉक्स और क्रोकोडाइल अगर आपके तालाब में है तो क्रोकोडाइल। सर जी इस विषय पे भी हम लोग आएंगे, इस विषय पे भी आएंगे, बात करेंगे हम लोग। नहीं, ये एसआर फिश विज्ञान जिन्हें बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन हम सभी जानते हैं इस मुद्दे का कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर हम इस पे बात करेंगे तो हम घंटों घंटों बात करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन की बात नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप में जितने भी भाई जुड़े हैं, बात देखिए बात में नहीं करना है, बाकी हमारा काम होता है या आपका काम होता है या मेरी बात जितने भी फील्ड में बंदे हैं, एक बार सुनिए भैया सुनिए हमारा काम हो। बस मैं क्या कह रहा हूँ सर, समय हमारे पास लिमिटेड है। मैं नहीं चाहूंगा समय वेस्ट हो। किसी भी किसान भाई अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, तो बस मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा और प्रशांत जी को आगे कार्रवाई करने का मौका देंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम कोई किसान भाई समस्या की बात करते हैं, समस्या की बात ना करते हुए सॉल्यूशन की बात करें, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब एक रखेंगे मीटिंग रखेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हम यही आज का जो टॉपिक है उससे ना भटका जाए। पहले हम वो सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसमें ये चीज हम डिस्कस करेंगे। सर जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम डिस्कस जरूर करेंगे आपसे ये चीज। जी बिल्कुल। अभी जो है किसान भाइयों के लिए जो हमने सेशन बनाया है, जो नॉलेजेबल सेशन है। समस्याएं तो देखिए फिश इंडस्ट्री में बहुत सारी हैं, लेकिन अभी ये वेबिनार उन समस्याओं के लिए नहीं है। हमारे किसान भाई समय निकाल के आए हैं, प्रशांत सर समय निकाल के आए हैं, थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग। बाकी इन समस्याओं पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है समय हमने निकाला है सीखने के लिए, उसे हम पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। और बात समस्याओं की नहीं करेंगे, बात हम सॉल्यूशन की करेंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं तो आपको छोटा बच्चा डालना ही नहीं है। आपको 4-5 इंच से बड़ा बच्चा लोगे तो आप कभी धोखा ही नहीं खाओगे, देखो वो नज़र से दिख जाता है क्या पोजीशन है, बच्चे की साइज क्या है, बच्चा सीधा है कि नहीं है, बीच में से मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है, बच्चे का ग्रोथ कितना है, कितने महीने का हुआ है, कितना टाइम लिया है वो करने में। जी तो आपको अंदाजा आ जाएगा आराम से। आपको ईयरलिंग 1 साल पुराना बच्चा अगर 4-5 इंच का मिलता है तो वो डालने का सबसे बेहतरीन मौका है। अगर आप मिनिमम फिंगरिंग डालोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप छोटा बच्चे का आग्रह करोगे तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि हैचरी वाले सिर्फ हीट के इंजेक्शन मारते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन मारते हैं और उसके मछली के पेट में परिपक्व अपरिपक्व जो भी अंडा होता है वो सब निकाल के दे देते हैं। यानी वो अपने हैचरी में 24 से 26 टेम्परेचर मेंटेन करेगा
और 24 से 26 टेम्परेचर मेंटेन दुष्यंत जी करेगा। प्लीज माइक ऑफ कीजिए। दुष्यंत जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए। 24 से 26 टेम्परेचर मेंटेन करके वो बच्चा बना लेगा। फिर जब आपके नैसर्गिक तालाब में, प्राकृतिक तालाब में जाएगा वो बच्चा, तो मैं नहीं मानता कि वहाँ पे उस टाइम 40 अबाउ टेम्परेचर चलता होता है, वो वहीं दम तोड़ देता है। या तो जो अपरिपक्व बच्चा होता है वो उसका बढ़त नहीं होगा। यानी आपको बच्चा पसंद करने में सबसे पहले तो परिपक्व बच्चा, बच्चे के कलर का, तंदुरुस्त बच्चा, रोग मुक्त बच्चा, कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए, ऐसा बच्चा पसंद करना है। सर ये जो पैरामीटर्स है, जो रोग मुक्त बच्चा हो, ये इन्हीं सारे पैरामीटर्स में एक आता है फर्स्ट ब्रीड, सेकेंड ब्रीड, थर्ड ब्रीड। ये जो चीज है, ये फिश के बच्चे की हेल्थ पे कितना असर डालती है? बहुत ज्यादा। सर किसान भाई इस चीज को कैसे समझेंगे कि फर्स्ट ब्रीड का बच्चा है या सेकेंड ब्रीड का बच्चा है, थर्ड ब्रीड का बच्चा है? किसान जब तक बहुत साल इसमें नहीं खपाएगा तब तक पहचान नहीं पाएगा, ये बात की गारंटी है जी। तो नए किसान भाइयों के लिए ये एक थोड़ी सी समस्या क्रिएट होती है। इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ आपको सच भी बात बोलूँगा तो भी बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे हैं जो आपको गलत राह दिखाएंगे, गलत सलाह देंगे और उसके बाद गलत बच्चा आपको थमा देंगे जो बढ़ेगा नहीं। इसमें 4 प्रकार का बच्चा मिलता है मार्केट में, ये बात याद रखना। सबसे पहले कुदरती बच्चा, यानी जो मछली अपने आप रिवर में बच्चा देती है वो होता है कुदरती बच्चा। दूसरा होता है बांध ब्रीडिंग, उसमें भी मछली अपने आप देती है, लेकिन 2 मछली को इंजेक्शन दिया जाता है वो, और आर्टिफिशियल फुवारा देके एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें मछली को ऐसा लगता है कि बच्चा देने का समय आ गया है, तो बाकी की सब मछली बच्चा दे देगी उसके साथ साथ। लेकिन ये मिट्टी का होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है वहाँ, इसको बोलता है बांध ब्रीडिंग। तीसरा हैचरी वाला बांध ब्रीडिंग, हाफ बांध ब्रीडिंग करेगा, हैचरी में माल बनाएगा और हाँ 1 दिन के लिए मिट्टी में रख देगा और फिर उठा लेगा, क्योंकि उसको भी रिजल्ट चाहिए इसीलिए वो ले लेगा। और चौथा आता है सीधे सीधा हैचरी, जो सबसे लास्ट है, जो मैंने आज दिन तक उसका काम ही नहीं किया, क्योंकि मैं हैचरी का जानता हूँ कि हैचरी का मच्छी उसके माँ बाप पे जाएगा, ब्रूडर्स पे जाएगा। मैं आपको गुजराती में कहावत है, जिसके घर पे 6 फुट का माँ बाप है उसके घर पे 4 फुट की औलाद कभी नहीं होगी, और जो इसके माँ बाप 4 फुट का है उसके घर पे 6 फुट की औलाद कभी पैदा नहीं हो सकती। ये है जेनेटिक प्रॉब्लम। आपको पसंद करना है तो बच्चे के माँ बाप को ध्यान में रखना है, उसका एज ध्यान में रखना है, वेट ध्यान में रखना है, सब कुछ ध्यान में रखोगे तो आप सही तरीके से बच्चा पा सकते हैं। और जिसके वहाँ से बच्चा आपको लाना है या तो लेना है, उसके वहाँ आपको लगातार संपर्क में रहना है, क्या क्या पोजीशन वो क्या क्या खिलाता है, खाने में क्या क्या मिक्स करके देता है, पूरा प्रोटीन वाला खाना देता है कि नहीं है, फीड मैनेजमेंट उसका क्या है, वो सब कुछ देखने के बाद आप बच्चा का चयन करोगे तो अब आपका बच्चा सही मिलेगा और सही तरीके से आपके तालाब में गिरेगा। गिरने और तालाब में डालने के बाद भी आपको अच्छा मैनेजमेंट करना है, अच्छा प्रोटीन वाला उसको खिलाना है, मिनरल ऐड करना है, लिव 52, ऑस्टो कैल्शियम, ऐसा कुछ न कुछ साथ में मिला जुला के देना है। और हर सीजन जितनी सीजन आएगी उसकी तरफ सीजन की शुरुआत में डिजीज आने का चांसेस बढ़ जाता है। एटमॉस्फेयर चेंज होता है, एटमॉस्फेयर का सीधा असर मछली पे पड़ता है और सीधा असर पड़ने की वजह से मछली पे वो डिजीज आना चालू होता है। इसीलिए आपको अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है, 1 हेक्टेयर का तालाब है जी, 1 हेक्टेयर का माप देता हूँ, हेक्टेयर यानी 1,07,560 ऐसा कुछ स्क्वायर फुट है जी, उसका मैं आपको देता हूँ। तो आपको हर सीजन पे 50 ग्राम KMnO4 जी
1 किलो हल्दी, 7 किलो चूना जी और 3 किलो से 3.5 किलो के बीच में अक्खा नमक। अगर ये आप प्रिपरेशन कर दोगे घोल बना के, तो आपका डिसीज आने का चांसेस ही खत्म हो जाएगा। आपको हर क्रॉप लेने से पहले, सीजन बदलने से पहले आपको ये काम करना है। साल में कम से कम 3 दफे तो ये करना है, जी जी। याद रखना है। फिर से बोलिएगा सर। बोलिए सर इरशाद में एक रिक्वेस्ट है, फिर से आप रिपीट कर दीजिए कि क्या कैसे करना है उसको। पहले तो चूना भिगोना, इसमें चूना भिगोना है। चूना चूने भिगा का के ठंडा हो जाए, द्रावण बनाना है पानी में। पानी में 2 घंटा चूना भिगा के उसका द्रावण बना लेना, पतला कर देना है। उसके अंदर आप KMnO4 भी ऐड कर सकते हो, हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो, नमक, ये सबका 20, 25, 30 लीटर, 40 लीटर जैसा पानी ऐड करने के बाद पूरा मिश्रण बना के वो तालाब में आप स्प्रे करोगे तो कोई भी डिजीज आने से पहले रुक जाएगा और मछली को दिक्कत पड़ेगी नहीं। आपका हेलो, अगर कल्चर करते हो तो 7 फुट पानी मेंटेन रखना है। और हेलो पानी लगा सर, बायोफ्लॉक में तो KMnO4 डालेंगे तो फ्लॉक ही मर जाएगा। बायोफ्लॉक की बात बाद में करेंगे भाई, पहले जो टॉपिक चलता है उसका कर लेते हैं, क्योंकि बीच में बायोफ्लॉक नहीं। बायोफ्लॉक में आपको जो करना है भाई तो आपको प्रशांत सर बायोफ्लॉक पे बात नहीं कर रहे हैं, बायोफ्लॉक पे मत पूछिए। ओके, थैंक यू। अभी ना पॉन्ड की बात हो रही है, बायोफ्लॉक के क्वेश्चंस पे हम आएंगे बाद में, अभी पॉन्ड की बात चल रही है, नेचुरल कल्चर। ओके सर, थैंक यू। मैं ये आपको यही बोलता है, अगर आपको सीड को पहचानना आ गया, सीड आपको अपने तालाब में प्रस्तावित कर दोगे तो आपको 3 चीजें मेन रखनी है वहां पे। एक, आपको खाना देने के लिए कोई भी पीप लो या तो बैग फीडिंग करो या कोई भी ऐसी सिस्टम बनानी है, उसमें आप कर सकते हो। एक, आप चेक फीडिंग में कर सकते हो, चेक ट्रे में चेक ट्रे लगा के भी आप फीडिंग कर सकते हो। और तीसरा, आप पैलेट हार एक जगह पे बना के पैलेट हार भी आप डाल सकते हो। ये 3 प्रक्रिया है, उस तरह से आप उसको खाना मुहैया कर सकते हो। और खाना अच्छी तरह से देने से और हर 25 दिन पे नेटिंग करने से मिट्टी वाला तालाब होगा तो एमोनिया प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। 25 दिन पे अगर आप नेटिंग करते हो तो आपका मछली का ग्रोथ सही होगा। मछली जो खाना खाया है वो सब निकाल देगी, उसके बाद फिर से खाने पे आ जाएगी। इसीलिए हर 25 दिन पे बॉटम हिलाना है, मछली को कसरत करवाना है। यानी जाली मारोगे, नेटिंग करोगे तो मछली को कसरत मिल जाएगा और आपको साइज का भी पता चल जाएगा कि आपकी मछली क्या क्या साइज हो रही है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और खाने में अगर प्लैंकटन चेंज क्रिएट करोगे, जो प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, रोटीफर, डेफेनिया, मोइना, ऐसी एक आप पूरी श्रृंखला क्रिया कर सकते हो। अगर ये ऐसी श्रृंखला आपको करनी है तो आपका सप्लीमेंट्री आहार बहुत कम हो जाएगा। और इतना कम हो जाएगा कि आपको हम लोग तो गुजरात में विलेज वन में सप्लीमेंट्री आहार डालते नहीं है, ओनली फॉर के चैनल पे चलते हैं प्लैंकटन की। हाँ, जब पानी का कलर चेंज हो जाता है तो यानी प्लैंकटन चेन क्रश होता है तो हम फिर से प्लैंकटन चेन खली या वेस्ट या कोई भी ऐसी चीज डालने से फिर से तैयार कर लेते हैं और फिर से मछली वो खाने पे आ जाती है। लेकिन जो हमारे नए किसान भाई होते हैं, ठीक है, वो मान लीजिए 2000 से लेके 1700 लाइन, 1500 लाइन, 600 लाइन, 800 लाइन तक के बीज जो है लाकर तालाब में डालते हैं। उस समय जो है, उस समय फीडिंग प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या फीड में हम दे सकते हैं, किस तरह का फीड उन्हें देना चाहिए? देखो, एक ही चीज, मछली के मुंह में जो दाना आवे, अगर पैलेट खिलाते हो तो मछली के मुंह में जो दाना आता है वही दाना देना चाहिए, चाहे बायोफ्लॉक होए, घास होए, चाहे कहीं भी केज कल्चर का कुछ भी होए, उसमें आपको दाना उसका मेन है जो मछली की साइज पसंद करती है। कल्चर में तो मैं आपको ये 1500, 2000 लाइन, 1000 लाइन वाला भी मना ही करता हूँ। कम से कम 3 इंच से बड़ा फिंगरलिंग बच्चा आपको कल्चर में लेना है। अगर आप ऐसा बच्चा मंगाते हो, सस्ता पड़ता है,
तो आपको एक छोटा सा नर्सरी पॉन्ड बनाना चाहिए, उसमें उसको सिंकिंग आहार, अगर आईएमसी है, एक्सोटिक है, तो सिंकिंग आहार पे भी आप काम कर सकते हो। जी सिंक होल है, महुआ खोली है, रायडा खली है, ये कोई भी आप आराम से उसमें लगा के आप डाल सकते हो। उसके अंदर मिनरल्स या तो मिनरल्स के बाद में आप लीव 52, ऑस्टो कैल्शियम, ये सब आप एग्रीमिन, ये सब आप ऐड कर सकते हो। ऐड करके उसको अच्छी तरह से खाना खिला सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग गुजरात में खाने का खर्चा सिर्फ नर्सरी और रेयरिंग पॉइंट बनाने के समय में करते हैं। सप्लीमेंट्री आहार भी डालते हैं, तो सिर्फ बच्चा बनाने का एक प्रक्रिया होता है। वो प्रक्रिया में बच्चे को खाना देते हैं। तालाब में जाता है तो पूरा सिस्टम रिवर्स हो जाता है, वहाँ हम लोग खाना डालते नहीं है। अगर खाना डालोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन विलेज पॉन्ड में हर रोज के बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, इसकी वजह से गांव का गंदा पानी भी आता है, उसको भी हम डाइवर्ट करते हैं और मछली के लिए उपयुक्त खाना बनाते हैं। इसकी वजह से हमको सप्लीमेंट्री आहार डालने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अगर हमको डालना पड़ता है तो हम बियर वेस्ट, यानी बियर बनती है तो उसके बाद जो बच जाता है वो वेस्ट, उसके बाद हम आइसक्रीम का कॉर्न जो मिलता है, शुगर कॉर्न, उसका वेस्ट, राइस पॉलिश का वेस्ट, जहाँ से भी जो भी वेस्ट मिलता है वो सब वेस्ट का उपयोग करते हैं। वो वेस्ट करने से हमारा बिल्कुल मैनेजमेंट सही हो जाता है और हमारे ऊपर सप्लीमेंट्री आहार का खर्चा बहुत नहीवत हो जाता है। जी विलेज बॉन्ड में हमारा 10 रुपया से लेके 15 रुपया प्रति किलो के हिसाब से अगर हम लोग सप्लीमेंट्री आहार देते हैं तब भी खर्चा होगा। जी बिल्कुल। में एक ही दिक्कत है, अब बड़ा बच्चा जितना डालोगे इतना अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग मिक्स कल्चर करते हो, कोई मछली को अपना पराया नहीं मानते हैं, सभी मछली तालाब का हिस्सा होती है। आप जिसको शिकारी मछली मानते हो वो भी मछली हम लोग साथ में करते हैं, और हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा एक ऐसा चैनल बन जाता है कि पानी जो वाटर का इकोनॉमी है वो मछली अपने आप संभालती है। जी इसके अंदर ये सभी प्रकार की मछली, हम लोग लगभग 25 से 30 प्रकार की मछली तालाब में पाते हैं। अच्छा सर, तो ये तो हमारी फीड का जो मैनेजमेंट था वो ये सही बात की। अभी जो नए सीड में एक और समस्या आती है वो है सीड की बीमारी। ठीक है, तो कौन सी कुछ बेसिक दवाइयाँ जो हम सीड लाते हैं तो हमें अपने पास रखनी चाहिए कि अगर हम तालाब में डालते ही किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो कौन सी बेसिक दवाइयाँ हैं जो किसान भाई को अपने पास रखनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हेलो जी जी सर बोलिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया निकल के बाहर के क्या हुआ। हेलो 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 जी सर, जी सर। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले जब भी आप सीड लेते हो तो आपको एक नर्सरी पॉन्ड होगा तो सबसे अच्छा रहेगा, और छोटा बच्चा लाते हो तो आपको उसको बड़ा करके ही तालाब में डालना है कल्चर के लिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सीड लाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कोई हैचरी से लेते हो तो आपको पता होना चाहिए उसने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है, कोई डिजीज़ वाला है कि नहीं है। अगर कोई ऐसा लगता है आपको तो आप अपने तालाब के, चाहे हैचरी वाले का, चाहे रेयरिंग वाले का, चाहे बड़ा बच्चा कहीं से भी लाते हो, तो आपको सिर्फ नमक यानी सॉल्ट का एक पाथ देना है, और केमोनोफॉर 5 ppm, उसका एक आधा चम्मच से कम का 30-40 लीटर पानी में घोल के बनाना है, और इसी में बाथ देने के बाद आपको तालाब में प्रस्तापित करना है। अगर ये आप काम करोगे तो आपका मछली का कोई भी बाहर का डिजीज आपके तालाब में आएगा नहीं। दूसरा, आपको एक बर्ड फेंसिंग और एक डॉग फेंसिंग लगानी है, तालाब में कोई भी बर्ड्स को आने नहीं देना है। न सांप आएगा, न कछुआ आएगा, न फ्रॉग होगा, न तालाब में कोई बर्ड्स आएगा। तो आपका
मोर्टालिटी रेशियो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है, कोई भी दूसरे तालाब में से कोई बर्ड्स आता है अगर तालाब में, तो आपको अपने यहाँ नेटिंग करके जांच लेना चाहिए कि कोई भी बर्ड्स कोई भी डिसीज का फैलावा सबसे ज़्यादा करता है। दूसरे तालाब में कोई डिसीज होगा, पॉन्ड में डिसीज होगा, वो लेके आपके तालाब में आएगा, तो आपके तालाब में वो आएगा तो आपके तालाब में वो डिजीज फैलेगा। तो आपको उस समय रेटिंग करके देखना है, और आपके पास जो भी मछली का धंधा करता है उसको 3-4 आइटम अपने पास हर दफे रखना है। एक बिल्कुल एक सीफैक्स, दूसरा नंबर है सॉकरीना WS, तीसरा नंबर है यूका, चौथा नंबर है जियोलाइट, और पांचवा है नमक, और छठा है कैमोनोफॉर, हल्दी और चूना रखोगे। इतनी आइटम रखोगे तो आपको कभी भी आधी रात को भी दिक्कत पड़ेगी तो भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास ये आइटम जब डिसीज फैलता है तो बहुत जल्दी फैलता है। और दूसरा, आप जहाँ से भी पानी लेते हो अपने तालाब में, वो पानी का वाटर एनालिसिस करना आपको लाजमी है। इतना याद रखना है आपको कि वाटर एनालिसिस आप करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका पानी का हार्डनेस कितना है, आपका पानी का तालाब में भी क्या टर्बिडिटी है, क्या पोजीशन है, पीएच कितना है, डीजल ऑक्सीजन कितना है, और दूसरे सब पैरामीटर कितने हैं, और क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ कम करनी है, वो पानी का एनालिसिस करना है। अगर आपका अपना निजी तालाब है, आपका अपने निजी तालाब बनाया है, तो आपको सबसे पहले अपना जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड निकालना है। 4-5 जगह से खड्डा करना है, और एक सब भी मिट्टी को इकट्ठा करना है, और एक सैंपल लेके जाके उसमें से कितना क्या चीज़ है वो सब कुछ रेडी करना है। जो नहीं है उसको ऐड करना है, और जो है उसको बढ़ाना नहीं है, उसको उसके लेवल में रखना है। इतना करोगे तो कोई दिक्कत आने वाली चांस नहीं है। जी ठीक है सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने। सीड को खरीदने से लेकर सीड को तालाब में डालने और उसके बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए जो दवाइयों के नाम बताए हैं आपने, मैं आशा करता हूँ कि किसान भाइयों ने वो दवाई के नाम लिखे होंगे ताकि इमरजेंसी समय में वो चीज़ काम आए, आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। और जब भी तालाब में कुछ इशू आता है या कोई भी समस्या आती है तो आप एग्रीगेटर संघ को कॉल कीजिए, आप उचित जानकारी लीजिए, एक्सपर्ट से जानकारी लीजिए। ये मेरी पर्सनल राय है। प्रशांत सर यहाँ पर हैं, सासमल सर यहाँ पर रहते हैं, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं। आप किसी से भी इस तरह से कोई भी जानकारी ना लें जो आपके तालाब में आपकी मछली को, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाए। अब सर मैं जो हूँ अपने प्रश्नों का सिलसिला रोकता हूँ, और सभी किसान भाइयों से मेरी निवेदन रहेगा कि आप एक एक करके अपने प्रश्न पूछेंगे, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी सबसे अच्छा प्रश्न पूछेगा उसको बेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द वेबिनार का एक सर्टिफिकेट मिलेगा एग्रीगेटर संघ की तरफ से। सबसे बेहतरीन प्रश्न का जो चुनाव है वो प्रशांत सर करेंगे। तो अभी किसान भाइयों से सर हम लोग प्रश्न लेंगे और उनके उत्तर देंगे। ठीक है प्रशांत सर? ओके भैया, आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। सर हम किट बना सकते हैं? जी जसपाल जी। सबसे पहले आप कहाँ से बोलते हो और अपना नाम दोनों बताएं। मैं गुजरात गिर सोमनाथ से जसपाल सिंधुडिया बोल रहा हूँ सर। मैं गुजरात में ही रहता हूँ घर। सर हम घर पे फीड बना सकते हैं? आराम से बना सकते हो, आप घर पे आराम से घर पे फीड बना सकते हो। मैं तो वहाँ से भी आगे जाके बोलता हूँ, आप वेस्ट जो भी, चाहे अनाज का वेस्ट है, चाहे कोई एनिमल वेस्ट है, चाहे कोई फल फ्रूट का वेस्ट है, या कोई भी चीज़ का वेस्ट है, आप वेस्ट का भी उपयोग कर सकते हो आराम से। तो उसमें आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर इससे भी ज़्यादा हर हफ्ते आप फर्मेंटेड टेक्निक अपना के अगर आप अपने तालाब में फर्मेंटेड डालते हो, कोई भी राइस पॉलिश के साथ, राइस पॉलिश के साथ या किसी और चीज़ के साथ भी फर्मेंटेड करके आप अगर तालाब को देते हो हर हफ्ते दफे, तो आपको सप्लीमेंट्री आहार देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्लैंटन चेन बिल्कुल क्रिएट होगी और बनी रहेगी। जसपाल भाई।
जी सर। सर मैं हरियाणा से हूँ, राजीव यादव नाम है मेरा। सर मेरे को पूछना था, जैसे सिंघी, पाबदा या देसी मांगुर है, इनके सीड मेरे को हैचरी से ही मिल पाते हैं मेरे लोकल में हरियाणा में? कोई हैचिंग नहीं करता है, कोई बड़ा नहीं करता है, और बड़े साइज भी नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका साइज ही छोटा छोटा होता है। तो ये मेरे को हैचरी से ही मंगवाने होते हैं, तो इनकी क्वालिटी कैसे मैं इंश्योर कर पाऊंगा? और क्या इनको पालना प्रॉफिटेबल है? किसी ने करा है जो कि प्रॉफिटेबल होता भी है कि नहीं होता है, या कार्प और पंगास पे ही ध्यान दिया जाए? देखो भैया, मैं गुजरात में काम करता हूँ, गुजरात के खेड़े जिले में नडियाद में काम करता हूँ, लेकिन गुजरात के 7 जिले में तालाब रखता हूँ। और आप जिस चीज़ की बात बोली ना, देसी मंगूर, सिंगी, पाबदा, नाना टेंगड़ा और पंगेसियस, हम लोग सभी मच्छी को आईएमसी के साथ, एक्सोटिक के साथ एक ही पॉन्ड में करते हैं। हम किसी को शिकारी नहीं मानते, ना किसी को प्रिडेटर मच्छी मानते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज़ आपको ज़्यादा कमाई के देती है, उस चीज़ को हम ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। बाकी की चीज़ को, बाकी मछली की प्रजाति को हम थोड़ा कम क्वांटिटी में रखते हैं। और ये सभी मच्छी, मैं तो जब से काम करता हूँ तब से पैलेट फीड की मशीनरी आई नहीं थी। पैलेट फीड अस्तित्व में नहीं था। पैलेट फीड मेरे अंदाज से 2000 के साल में आया, तो उससे पहले का काम करता हूँ। इसलिए हर मच्छी खाना अपना खुद तय करती है, और हर मच्छी को लाइव आहार, जिंदा खाना जिसको बोला जाता है, जिसमें प्लैंटन, जू प्लैंटन, रोटीफर, डेफेनिया, मोइनिया, ये सब प्रजाति आती है, वो पसंदीदा आहार है। चाहे सिंगी होए, चाहे देसी मांगुर होए, चाहे रूपचंदा होए, चाहे पंगेसियस होए, कोई भी मच्छी होए, चाहे एमसी होए, चाहे आपका कॉमन कार्प होए कि घास कार्प होए, सभी मच्छी का आराम से उनका प्रोटीन का सोर्स ये लाइव पूरा करता है। अगर आप लाइव फूड की चैनल चालू रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी। आपका सप्लीमेंट्री आहार बिल्कुल कम हो जाएगा और नहिवत हो जाएगा। हम तो सभी मच्छी, मैंने तो आज दिन तक पैलेट आहार दिया ही नहीं। पैलेट आहार यानी तैरता खोराक कभी दिया नहीं। सभी मछली में एक साथ करता हूँ। मैं तो मरल भी करता हूँ, मुरल, अलीडोक, सिवास, चितल, ये भी सब साथ में करता हूँ। अब आप लोग सब मानते हैं ऐसा कि भैया ये मछली दूसरी मछली के बच्चे पे खा जाएगा, इसके लिए हम कप्पी, तिलापिया और बहुत सारी सुकान की प्रजाति जिसको मछली सुखा के बेचते हैं, उसको भी हम साथ में रखते हैं। मैंने आपको पहले बताया, मैं लगभग 25 से 30 प्रजाति मिनिमम तालाब में ऐड करता हूँ, और ये सभी आराम से रहती है। मेरा ऐसा मानना है सर कि ये एक जंगल है, फॉरेस्ट लगता है इसमें। जैसे जंगल में कोई प्रजाति लुप्त नहीं होती, ऐसा ये पानी का जंगल है, और ऊपर वाले ने जिसको पानी में जिंदा रहने का दिया है अधिकार, तो मैं और आप कौन डिसाइड करने वाले हैं कि इसको रखो इसको ना रखो। मैं इस बात में नहीं जाता है। हाँ, कोई प्रजाति कम मिलेगी, कोई प्रजाति ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मेरे तालाब में मैं इस तरह से मिक्स कल्चर करता हूँ। मेरे तालाब में कभी भी कोई डिजीज आता नहीं। जो मछली अस्वस्थ है या तंदुरुस्त नहीं है तो उसका शिकार दूसरी मछली कर लेगी। इसलिए मेरे तालाब में कोई भी डिजीज आता नहीं है। मेरा पानी का पैरामीटर सभी सही रहता है। पानी का पैरामीटर, पानी का इकोनॉमी सिस्टम सिर्फ मछली संभाल सकता है, कोई केमिकल नहीं संभाल सकता। 2-4-5 दिन के लिए केमिकल संभाल सकता है, लेकिन मछली के अलावा इकोसिस्टम कोई भी तंदुरुस्त नहीं कर सकता। ऐसा मेरा मानना है। सर अभी जो है चैताली जी का एक क्वेश्चन आया है कि मैं एक नर्सरी पॉन्ड बनाना चाहती हूँ, क्या ये वर्ष जो अभी जो समय चल रहा है, क्या वो सही समय है स्टार्ट करने के लिए? हाँ, बिल्कुल सही समय है, लेकिन अभी भी आप लेट हो गए हो। फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो अभी आप तुरंत बनवा दीजिए। लेकिन आप नर्सरी बेस पर बनाते हो तो आप स्पॉन ला के फ्राई तक, यानी एक नर्सरी नहीं बनाते, 2-3-4 नर्सरी बनाना। अगर एक नर्सरी आप 15,000 स्क्वायर फुट का बनाते हो तो दूसरी नर्सरी आप 25,000 स्क्वायर फुट का बनाना, तीसरी नर्सरी आप
40,000 स्क्वायर फुट का बनाना, क्योंकि इसमें एक नियम है, जब छोटी मच्छी बड़े बड़े तालाब में जाएगी तो फलेगी फूलेगी, और फिर जी। उसके बाद बड़े तालाब में जाएगी तो वहाँ फलेगी फूलेगी। लेकिन अगर बड़े तालाब की मच्छी छोटी मच्छी तालाब में आएगी तो फलेगी नहीं, फूलेगी। जैसे अपनी लड़की को प्यार शादी कराते हैं तो बड़े घर, बोलिए जी जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट, इसका उत्तर मिल जाने दीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। जैसे अपने लोग अपनी बेटी का शादी करते हैं तो बड़े घर में करते हैं, अपने से ऊंचे घर में करते हैं कि वहाँ जाएगी तो फूलेगी फलेगी। यही सेम सिद्धांत मछली के धंधे में लागू करता है। जी जी जी, ठीक है सर, प्रश्न पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि एक जो आपने हर 3 महीने में चूना, हल्दी, केमेनोफोर और सॉल्ट, इसका मात्रा कितनी है, एक तो चीज वो बता दीजिए। दूसरी चीज, प्लैंकटन की जो साइकिल क्रिएट करनी रहती है वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, किन चीजों से डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहले आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, जवाब देना फिर भी मैं देता हूँ। सबसे पहले तो ये सब डिसीज फ्री मछली के लिए है, केमेनोफोर, चूना, हल्दी और जो आपने सिफेक्स जो भी बताया ये सब। लेकिन उसका एक पानी का कलर देखने के बाद और पानी में कोई डिजीज है कि नहीं, उसके बाद उसकी मात्रा तय की जाती है पानी की डेफिनेशन पे। 1 मीटर अगर तालाब में पानी है और 1 हेक्टेयर का तालाब है और आप सही संचालन करते हो तो आपको मैक्सिमम 50 ग्राम से ज्यादा कभी केमेनोफोर डालना नहीं चाहिए। उसके साथ 300 ग्राम हल्दी और 5 से 7 किलो चूना लेना चाहिए, और उसके साथ 3 किलो से 3.5 किलो तक आप सॉल्ट, अक्खा सॉल्ट ये उपयोग कर सकते हो। लेकिन तालाब में डिजीज कितना फैला है उस पे उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है या तो कम किया जा सकता है, लेकिन ये उसका एक डेफिनेट नाप है। दूसरा आपने जब बोला प्लैंकटन साइकिल कैसे डेवलप किया जाए, वही उस पे ही मैं प्लैंकटन 2-3 तरह से बनाया जा सकता है। आप बाहर बना के ऐड कर सकते हो। आप एक कल्चर में 1 हेक्टेयर का तालाब है तो पूरा 10 टन 10,000 किलो सेंद्रीय खातर, चाहे गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, सूअर का है या किसी चीज का है, वो आप पूरे साल में डाल सकते हो। अगर समझ लो मेरी बात, अगर ये आप पानी में डालोगे, मछली है वो भी डाल सकते हो, लेकिन आपको मात्रा तय करनी है, क्योंकि आपको पूरे साल में 10 टन देना है तो आपको उसकी मात्रा तय करनी है। आप 1 ट्रॉली रखोगे हर महीने तो आपको 10 ट्रॉली 10 महीने पे जाएगा, इस तरह से मात्रा तय करनी है। अगर आपको ब्रॉयलर मुर्गी का बीट डालना है उसमें तो आपको 1/4 भाग, ट्रैक्टर का 1/4 भाग यानी 25% 1 ट्रैक्टर में आप ब्रॉयलर मुर्गी का ऐड कर सकते हो। 1 ट्रैक्टर जब आप ये सेंद्रीय खातर ले लेते हो तो उसके अंदर आप 10 किलो सल्फेट, 10 किलो NPK, 10 किलो यूरिया, ये 3 में से कोई भी 2 चीज आप उस NPK हो तो कोई भी 2 चीज आप यानी 20 किलो मिला के आप पूरे तालाब में स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपका तालाब में मछली बड़ी साइज है तो आप एक 300 मीटर 400 मीटर की चराई भी बना सकते हो। उतने भाग में आप उसको स्प्रे कर दोगे तो धीरे धीरे 4-5 दिन के अंदर वो मिट्टी के साथ सबके संपर्क में आएगा तो फर्टिलाइज होके प्लैंकटन चेन अपने आप क्रिएट होगा। प्लैंकटन क्रिएट होगा तुरंत पता आपको चलेगा, पानी का कलर आपको बता देगा कि आपका तालाब लाइट ग्रीन हुआ है का डार्क ग्रीन हुआ है। अगर डार्क ग्रीन हुआ तो आपको एक सच्ची डिश रखनी पड़ेगी। आपको खाकर कितना ऐड करना है वो सच्ची डिश से पता चल जाएगा। तो सच्ची डिश पे 15 से 25 सेंटीमीटर तक जाने से अगर दिखाई देता पान होती है सच्ची डिश, तो एक काला और सफेद पट्टा मारा हुआ होता है, तो वो पानी में डुबाने से 20 या 25 सेंटीमीटर तक अगर आपको दिखता है पानी ट्रांसफर पानी है कि नहीं है तो वो आपको बता देगा कि इसमें कितना खातर ऐड करना है और कितना खातर नहीं करना है। इस तरह से
सतीश जी आपका क्या प्रश्न है? इरशाद सर माइक आपका ऑन है थोड़ा। अभी फिर कुछ रहेगा। बोलिए भाई, आए आवाज? सतीश जी आपका प्रश्न है? हमारे और किसी माइक को जो प्रश्न पूछना हो तो एक कोई भी पर्सन माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रश्न पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से सभी किसान जी हेलो जी बोलिए शहबाज। हाँ शहजाद बोल रहा हूँ सीमा से। जी जी सर एक्चुअली आपने बताया सीफेक सुक्रीना ये किस हालात में यूज किया जाता है मछलियों पे? क्या प्रॉब्लम होगा तो इन दोनों का यूज करेंगे? ये भाई का प्रश्न रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? सर ये सीफेक्स आपने बताया था, सीफेक्स सुक्रीना, दो चीजें बताई थी आपने, बहुत सारा जैसे चूना केमेनोफोर, इसमें ये दो चीज आपने बताया था सीफेक्स और सुक्रीना, ये है क्या, किन हालात में यूज किया जाता है? देखो बायोफ्लॉक करना है तो आपको बाहर की साइड पे बात देना है, बाहर के साइड पे बात देना, बाहर की साइड पे, क्योंकि ये अगर डिजीज भी खत्म करेगा तो अंदर का फ्लॉक को भी खत्म कर सकता है। जी जी जी। तो ये सीफेक्स एंटीबायोटिक है, आपको किसी में भी उपयोग करना है, चाहे बायोफ्लॉक है, आरएस है, चाहे केज कल्चर है, किसी में भी उपयोग करना है तो आपको उसको बाहर की साइड पे, केज कल्चर में आप डाल सकते हो सीधा, क्योंकि वो पानी में बह के चला जाएगा, लेकिन जो पानी अपना केंद्रित किया है, जो आपका टैंक है, उसके अंदर आपके जो भी प्लैंकटन जो भी आपके वो होंगे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उसको खत्म करेंगे। ये दोनों एंटीबायोटिक है एक तरह से। आपका प्रश्न नहीं समझ सका था। मीन्स जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे सीफेक्स सुक्रीना आपने बताया था ये एंटीबायोटिक है। नहीं सर, देखो हर एक चीज बोलेगा एंटीबायोटिक है, लेकिन कोई भी वो केमिकल से तो बनता है मेरे भाई। जी जी। सीफेक्स है, सुक्रीना है, या तो युक्का है, इसका मैं नाप बता देता हूँ। 1 हेक्टेयर पे 1 लीटर 1 मीटर ऊंचाई है तो आप डालोगे तो 90 दिन तक कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन 1 मीटर से ज्यादा है तो आपको उसका प्रमाण बदलना पड़ेगा। ओके। तो सर फीड में क्या पहचान होता है, बेटर क्या है? जैसे फीड हम लेते हैं, बहुत सारी कंपनी का फीड मिलता है, तो फीड खरीदने से पहले हम क्या देखें? फीड में क्या देखना चाहिए? ये सही है? बात है जी, आपको एक ही चीज देखना है, जिस कंपनी का फीड लाते हो उस कंपनी का फीड लेने के बाद आपको सीधा लेबोरेटरी में जाना है। ओके। और फीड को चेक करवाना है, वो कंपनी बोल रही है इतना प्रोटीन लेवल है कि नहीं है, फाइबर है नहीं है, लिपिड है नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, वो सब जो पैरामीटर दिया है वो कंपनी ने फूड में वो है कि नहीं है, वो आपको सबसे पहले मीन्स जो कंपनी का डिटेल दिया हुआ है फीड में ये चीजें मिक्स है, वो चीज उसमें है या नहीं है लिखा हुआ है। शहजाद जी, इस समय हम लोग एग्रीकल्चर संघ जो है काफी सारे किसान भाइयों से प्रतिदिन बात करता है, उसमें ये बात निकल के आई है कि बहुत सारी जगहों पर जो फीड है वो इस मतलब की गलत मात्रा बाहर दिखाई जाती है, पर फीड की क्वालिटी बुरी होती है। हाँ जी जी। बात से मैं प्रशांत की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, हमें चेक जरूर कराना चाहिए क्वालिटी को। साथ ही में ये भी चीज सुनने में आई है कि कंपनीज की ब्रांडिंग बॉडी में होके उसमें अलग तरह का फीड लगाया जा रहा है। ये मैं अपने किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि ये शिकायत हमें भी मिली है। बहुत सारी जो छोटे मोटे फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बड़ी बीज के, मैं नाम नहीं लूँगा बड़ी कंपनी का, उस कंपनी की पैकिंग में फीड बना के किसान भाइयों को बेचना शुरू कर दिया है। आपको फीड की जांच कराना बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उस फीड में। एक्चुअली मुझे फीड में वही जांच कराना है जो ऑल लेडीज के मेथड वो प्रॉपर है या जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। प्रशांत सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें फीड जांच जरूर करानी चाहिए। एक बात दूसरी ऐड कर दूं उसमें, एक बात दूसरी ऐड कर देता हूं, आपको पैरेट फूड डालना है तो उसको छोटी मछली की छोटी अवस्था में क्रश कर सकते हो। ओके। जब पहले फूड क्रश कर देते हो तो प्रोटीन किधर जाएगा,
लिपिड किधर जाएगा, कार्बोहाइड्रेट किधर जाएगा, वो कोई पता चलेगा नहीं। कौन सी मच्छी को क्या मिल रहा है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन आप वो जब आदमी के पास पैसा कम होता है वो बड़ा खाना पसंद करता है, और मछली छोटी होती है तो क्रश करना पड़ता है। हम लोग भी बोलते हैं क्रश करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्योंकि उसको पैसा बचता है थोड़ा बहुत। तो क्रश करने से छोटी अवस्था में आप क्रश करके डालोगे तो हो सकता है कि मछली आपका दिक्कत ना करे। लेकिन अगर बड़ी अवस्था में आप डालना चाहोगे तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी, और इवन साइज आपकी होगी, कोई मच्छी ज्यादा बढ़ जाएगी, कोई मच्छी आपकी कम बढ़ेगी। जी सर, हमारे किसान भाई का प्रश्न आया है कि इनके पास जो है 15 एकड़ का जो तालाब है उसमें पानी जो है सिर्फ 5 माह रहता है, तो उसमें ये मत्स्य पालन किस तरह से कर सकते हैं? कौन से समय में 5 माह बन गया, कौन से समय में 5 माह महीना रहता है वो बता दीजिए। जी वो सर बताइए, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जुलाई से रहता है सर। अगर आपका बारिश के बाद 5 महीना रहता है, जी जी, जुलाई से बरसात जब चालू होता है उसी के बाद। हाँ, तो आप उसमें रेयरिंग पॉइंट बना सकते हो, या तो जो मछली टूका समय में यानी कम समय में जल्दी से बड़ी हो जावे वैसी मछली आपको करनी चाहिए। जी वही हम पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास होता तो आप किस तरह से करते हैं उसमें? हम लोग तो, मेरे पास तो देखो लगभग 32 तालाब है, उसमें 12 तालाब बारहमासी नहीं है, बारिश का पानी आता है और उसमें उसके बाद ठंडा होता है। बहुत सारे अलग अलग तालाब है और अलग अलग कैटेगरी का तालाब है, लेकिन हम लोग उसमें किसी में बच्चा बनाते हैं, किसी में रेयरिंग पॉइंट बनाते हैं, किसी में येलिंग बना देते हैं और किसी में कल्चर करते हैं। इस तरह से अलग अलग काम कर सकते हैं। आपका सबसे पहले नज़दीक के मार्केट में आपको जाना है और छोटी से छोटी साइज मछली की कौन सी बिकती है वो आपको ध्यान में रख के आप अपना पूरा डाटाबेस बना सकते हो पॉन्ड का। और चाहे 5 महीना पानी रुकता है तो 5 महीने का डाटाबेस बनाओ, और 5 महीने में जो साइज होने वाली है वो मछली बिक जानी चाहिए मार्केट में। तब आपको हमारे यहाँ केवल सर IMC ज्यादा बिकता है। समझ रहे? IMC का क्या बोला? IMC आपको नजदीक के मार्केट में जाना है, वहाँ अगर छोटी मछली बिकती है तो आप आराम से 5 महीना वाले में भी कल्चर काम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं बिकती है तो आपको सिर्फ स्पॉन से फ्राई, फ्राई से फिंगरिंग बनाना है, रेयरिंग करना है, तो आप आराम से उसमें पैसा कमा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत। तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल गया होगा अपने प्रश्न का। जी सर, धन्यवाद। जी 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 जी। कपिल जी का क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन कैसे बनाएं, क्या क्या डालकर और कैसे और कब कब डालना है? जी कपिल जी, सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपना प्रश्न पूछ लीजिए आप। सर मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो अगर आप उसको टाइप कर देंगे तो इजी हो जाएगा। मैं फर्मेंटेशन का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या उसमें डाल के बना सकते हैं क्या, और कितने कितने दिन में कब कब अप्लाई करना होता है, ये है मेरा प्रश्न है। मैं दिल्ली NCR गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। इनका प्रश्न जरा दोहराएंगे। प्रशांत जी मेरा प्रश्न ये है कि फर्मेंटेशन मैं कब कब अप्लाई करना है तालाब में, 1 एकड़ के या 1 हेक्टेयर के तालाब में, और फर्मेंटेशन कैसे बनाए? 2-3 आइटम फर्मेंटेशन तैयार मिलती है अगर आप करना चाहो तो। एक बियर वेस्ट, जिसमें से बियर की फैक्ट्री होती है, गुजरात में है नहीं, दिक्कत है। हम राजस्थान, MP, महाराष्ट्र में मंगाते हैं, तो वो फर्मेंटेड होने के बाद जो कचरा रह जाता है उसको बियर वेस्ट बोलते हैं। वो डायरेक्ट भी आप ले सकते हो, वो फर्मेंटेड हो गया, मछली आराम से खाएगी। दूसरी चीज़ ये, आप राइस पॉलिश के साथ फर्मेंटेड कर सकते हो, जो भी वेस्ट मिलता है उसका भी फर्मेंटेड कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा सा प्रोबायोटिक कोई भी डालना है तो डालो, ये तो आपका 10-12 दिन में तैयार होगा। अगर प्रोबायोटिक डालोगे तो आपको 7 दिन के भीतर में तैयार हो जाएगा। आप राइस पॉलिश के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट आप डाल के समझ लो 24 किलो 20 किलो के 24 किलो आपका राइस पॉलिश है, यानी चावल का पॉलिश, तो आप उसमें 90 लीटर पानी रखो, 2 किलो सोडियम बाइकार्बोनेट रखो, और कोई
कोई अच्छा एक प्रोबायोटिक 10 ग्राम 20 ग्राम उसमें ऐड कर दीजिए और 24 घंटा मिनिमम और 50 घंटा मैक्सिमम इसके बीच में उसको रख दीजिए। डायरेक्शन नहीं दोगे तो भी फर्मेंटेड हो जाएगा और वो आप आराम से हर मछली का तालाब में डाल सकते हो और आपका उससे प्लैंकटन लेवल और मछली का हेल्थ सब कुछ सही रहेगा। जी, हमारे एक किसान भाई का बहुत पहले प्रश्न था एक सेकंड बस, एक क्वेश्चन और है कि ये हमें हर हफ्ते डालना है, 15 दिन में, हर महीने, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? हेलो प्रशांत सर, इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो प्रक्रिया है वो 7 दिन पे, 15 दिन पे या महीने पर, तो मतलब क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए करते रहने की? फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो बोला ना, आपको 50% जिसके साथ फर्मेंट करना है वो चीज चाहिए। एक देसी इलाज भी है, देसी तरीके फर्मेंटेड करना है, 15 दिन लगता है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। जो भी वेस्ट है, जैसे दारू बनता है ना, देसी दारू बनता है तो उसमें आथा आता है। आथा मीन्स 3-4 दिन रहेगा तो उसके बाद वो फर्मेंटेड हो जाता है। वही चीज है फर्मेंटेड करने, कोई बड़ी चीज नहीं है। फर्मेंटेड आप किसी भी चीज से कर सकते हो, मार्केट में तैयार भी मिलता है। और आप अगर अनाज का वेस्ट मिल गया, फूल मंदिर में जाओगे फूल मिल जाएगा, फूल का वेस्ट मिल जाएगा, हर चीज का, फ्रूट का वेस्ट मिल गया, सब्जी मंडी का वेस्ट मिल गया, राइस पॉलिश का वेस्ट मिल गया, तो सबका एक खड्डा करके प्लास्टिक बिछा के खड्डा करके डाल दो। उसमें जितना भी आप कर सकते हो उतना डाल दो और उसके बाद उसके अंदर आप 30 लीटर 40 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए। और दारू बनता है, वेस्ट बनता है, दारू का वेस्ट निकलता है, पानी जो वेस्ट में जाता है यानी गुड़ का पानी, वो आप 20-25-30 लीटर जो भी डाल सकते हो। बाजार में जाओ तो पनीर बनता है, वहाँ पे पनीर फाड़ता है, पनीर बनाता है दूध फाड़ के, तो वो जो भी पानी फेंक देता है वो पानी रखे। जी सर, आदित्य जी का प्रश्न है कि मेरे तालाब में पंगेशियस फिश है 10 से 15 लाइन, वो डार्क ब्राउन लाइट ग्रीन रह रहा है। हेलो, बोलिए भैया। सर ये कह रहा हूँ, आदित्य जी हमारे किसान भाई हैं, उनका प्रश्न ये है कि इनके तालाब में जो है पंगेशियस फिश है 10 से 15 लाइन और इनके वाटर का कलर जो है वो डार्क ब्राउन या फिर लाइट ग्रीन रह रहा है, तो क्या समस्या होती है तालाब में? पंगेशियस से चार प्रजाति है। आप कौन सा पंगेशियस लेते हो ना उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, तालाब का मिट्टी पंगेशियस यानी बॉटम, आपका बॉटम कैसा है वो पंगेशियस का कलर चेंज कंप्लीट करेगा। तीसरा है फैक्टर है वाटर पैरामीटर, वो पंगेशियस का कलर सेट करेगा। आपने कौन सा कलर का बच्चा लिया है वो कलर उस पर आना है। लेकिन अगर आपका मिट्टी अलग है, मिट्टी के 3 से 4 प्रकार होते हैं और मिट्टी के नीचे कितना आपका बायोमास है उस पर निर्भर करता है। ये सब बहुत सारी चीज़ है उस फंगस का कलर तय करने में। लेकिन कलर से कोई मतलब नहीं है, आप आराम से फंगस बन जाती है तो फंगस बनाओ। और उसका फंगस के अकेला बनाने का मतलब नहीं है। फंगस है बॉटम फीडर। कौन सी मछली है? बॉटम फीडर है, लेकिन खाना खाती है सरफेस पे आके। उसका खाना खाने की पद्धति है सरफेस पे आके खाने की, लेकिन वो है मछली बॉटम फीडर, उसको बोलते हैं पंगेसियस टेंगड़ा। जी, याद रखो, उसका नाम है ओरिजिनल पंगेसियस टेंगड़ा, जो अपनी यहाँ की टेंगड़ा प्रजाति से मिलती जुलता है। बिल्कुल। बच्चों की गिनती कैसे करें? प्रियंक ऋषि जी, इसके बारे में जो है हमारे वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप किस तरह से उस पर जाके पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रॉड बच्चे की गिनती में होता है। बिल्कुल। फार्मर्स के साथ सबसे ज्यादा चीटिंग बच्चे की गिनती में होता है। अगर आप कौन साइज का बच्चा पसंद करते हो उस पर निर्भर है। सबसे पहले तो बच्चे को एक तार का तराजू आता है, उसमें भी आप तोड़ सकते हो और उस पर भी नाप सकते हो। एक प्लास्टिक का डब्बा है, उसमें भी नाप सकते हो। आप लीटर में भी नाप सकते हो।
और एक बाटी में इसमें नाप सकते हो। 5 साइज का बच्चा पसंद करते हो, इस तरह से नाप लेना चाहिए। हम लोग यहाँ गुजरात में फिंगर साइज बच्चा देते हैं, 1.5-2 इंच से बड़ा बच्चा देते हैं। मेरी नर्सरी पे मैं यही बच्चा देता हूँ ज़्यादातर। तो हम लोग, मेरे पास 3 किलो का तराजू है, तार का तराजू है, वो उसमें पानी रखकर डालेंगे, तो उसमें 50 ग्राम 100 ग्राम जो सामने वाले बोलेगा वो बच्चा पहले गिनती का ले लेंगे और उसके बाद उसका गिनती हो जाएगा, इसको किलो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर किलो में ट्रांसफर करना है, अगर बड़ा बच्चा है तो आप 500 ग्राम 250 ग्राम किलो जो भी तोल के नाप ले लीजिए, इतना है और मेरे को इतना किलो माल दे दीजिए, वो सबसे सही तरीका जी। लेकिन उसमें नहीं होगा, इतना याद रखना। हाँ, जो लोग डब्बे से देते हैं वो फिर डब्बे के नीचे हाथ से उंगली से उसके जो भी छेद होते हैं वो बंद कर देते हैं और पानी ज़्यादा जाता है और बच्चा कम जाता है। देखिए ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक नए किसान नहीं समझ पाते हैं, नए किसान भाई हमारे नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब देखिए सर ने जैसे कि बताया, वो डब्बे से बच्चा निकालने में बच्चों की हेर फेर हो जाती है, गिनती में हेर फेर हो जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है समझना। और हमारे किसान भाई का कोई प्रश्न जो पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपका प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हुआ तो प्रशांत सर चुनाव करेंगे अच्छे प्रश्न का, और हम आपको एग्रीगेटर संघ की तरफ से जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और कोई किसान भाई हमारे कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी, हेलो जी, आर के जी पूछिए। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर फिश को कितना % प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एमिनो एसिड, मॉइस्चर, फैट की जरूरत होती है? सर अगर ये सब चीज हम लोगों को पता रहेगा तो सर हम घर पे ही अच्छे से बढ़िया क्वालिटी का फूड बना के और चीज को दे सकते हैं। आरसी जी, मैंने इसीलिए पहले आपसे कहा था कि जो है के लिए जो है जो भी एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए, वो प्रशांत जी से एग्रीगेटर टीम से बात करेगी और एक सीधा कंपटीशन लिख के ग्रुप पर आपके साथ शेयर कर देगी, ठीक है? सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, ये मेरी मछली में पासी कर रहा हूँ, उसको कितना प्रोटीन की जरूरत है, कितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कितना फैट की जरूरत है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप वो उसका खाना बना सकते हो। तो आप खाना कैसे बनाओगे? आपको IMC में 24 से लेके 30 से ऊपर कभी जाना नहीं है। ISS में 26 से लेके 30-32 तक जाओगे, प्रोटीन वाला खाना हो जाएगा। लेकिन आप जब पीडिएफ में मच्छी खाते हो, शिकारी मछली सिंगल है कोई है, तो उसमें आपको 45% से अबाव का प्रोटीन का खाना देना पड़ेगा और 60% तक जा सकता है। जी, तो देखिए मैं एग्रीगेटर टीम से बोलूँगा कि फीड को कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ में फीड का कंपटीशन होना चाहिए और कितने प्रोटीन का चुनाव करना चाहिए। बहुत सी जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल भी है जो कि हिंदी भाषा में है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आगे किसान भाई अपना प्रश्न है, समय की बहुत ही कमी है हमारे पास और सभी किसान भाइयों को उत्तर देना है। विराज भाई, एक जी बोलिए। क्वेश्चन था मेरा भाई। बोलिए सर, बोलिए। प्रशांत सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने वियतनामी कोई का आपसे पहले भी एक बार क्वेश्चन किया था। मैंने वियतनामी कोई ले तो लिया 1 लाख मेरे तालाब में। सर अब ये हो रहा है कि मैंने ले तो लिए और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसा आपने बताया शीट अपन गलत ले लेते, तो सर शायद मैंने शीट गलत ले लिया और मैं अच्छे से फीडिंग भी करवा रहा हूँ, टेम्परेचर pH वगैरह सब मेंटेन किया है सर। वियतनामी कोई जी, उसको आप कौन सा समय पे खाना देते हो जरा बता दीजिए। सर सुबह 9 से 10 बजे, दोपहर में 2:30 से 3 बजे और शाम को सर 5 से 6 बजे के बीच में। और तीनों टाइम जो देते हो जी बराबर, उसमें एक टाइम और भी ऐड कर लीजिए, रात को 12 से 1 बजे का, और आपका जो भी है 50% रात को जाएगा खाना, जी जी बाकी का डिवाइड कर लो जो भी देते हो।
आप खाना डालने का तरीका बदल दोगे और वियतनामी कोच को आपको कम से कम 40% आजू बाजू खाना देना चाहिए। जी सर। बॉडी वेट से सर 40% अब दोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और ये सब नाइट फीडर मच्छी है, पापड़ा है, वियतनामी कोई है, सिंगी है, ये सब नाइट फीडर है। और शाम को, रात को और अर्ली सुबह आप खाने का रेशियो ज़्यादा रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। और आवे तो मेरा नंबर ले लेना भाई से। और मैंने एक किताब भी निकाली है 2005 में, वो गुजराती में है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बिहार के रेडियो मधुबनी वाले जहाँ साहब से है ना, उन्होंने उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वो तो मैं विराज भाई से अभी लेता हूँ नंबर और आपकी वो मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है। और अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो खाली इतना ही लिख के भेजना है कि भैया प्रशांत सर की किताब चाहिए हमको, तो वो मेरा निःशुल्क है। बिल्कुल। तो वो भी किताब आप पढ़ लोगे तो आपका 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो किताब में 2005 तक का ही है। और सर आपको बहुत सारा थैंक यू। हम जैसे न्यू जो इस काम में आए, आप हम लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपका दिल से बहुत बड़ा थैंक यू सर। शुक्रिया सर। प्रशांत सर, वो तो हम सभी आभारी हैं उनके कि वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम लोगों के साथ। जी विराज भाई, आपका भी धन्यवाद। आप भी बहुत लगे रहते, सभी को गाइड करवा देते हैं। सर हमारा तो प्रयास है, एग्रीगेटर संघ का प्रयास है, बस देखिए कहाँ तक जाते हैं हम सभी। और हमारे कोई नए किसान भाई अपना कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछिए। प्रशांत दादा, जयकांत साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आज के आयोजन के लिए। साथ में मैं एग्रीगेटर संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नए किसानों को नई ऊंचाई छूने का एक नया अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जयकांत जी, अपना प्रश्न पूछिए। क्या कुछ कह रहे थे आप? क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रशांत दादा को, और मैं एग्रीगेटर टीम को भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से नए किसानों को नई ऊंचाई छूने की एक नई सुबह की नई एक संभावना मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप लोग ऐसे बोलते हैं तो हमारी टीम की भी हिम्मत बढ़ती है, और प्रशांत सर के तो हमेशा से आभारी रहेंगे हम। सर नवदीप दिन को कभी भी कॉल करोगे ना तो मैं कॉल उठा गया और आपको जवाब देगा। अगर कॉल नहीं करना चाहते, SMS कर सकते हो तो भी कर सकते हो। मेरा नंबर भाई से ले लेना, तो आपको ये भाई दे देगा नंबर। मैं ये भाई से भी इसी तरह से जुड़ा था कि भैया अगर आप फ्री ऑफ काम करते हो तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत साल से काम करता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ मछली का बिजनेस रॉकेट साइंस नहीं है, उसका पैरामीटर पानी का समझने में आ जाएगा और आप अपनी जिम्मेदारी से काम करोगे। मछली के साथ आप जितना लगाव रखोगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा। मछली मरने से पहले 3 दफे आती है और बोलती है मालिक को कि मेरे को बचा, लेकिन मालिक अगर पीट करके बैठा है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए बोलता हूँ मछली कभी ऐसे नहीं मर जाती। हाँ, सिवाय के पानी का डीजल ऑक्सीजन कम कर देता है कोई गैर तरीके से, तो मछली का मरना लाजमी हो जाता है। फिर भी मछली एक दफे तो ऊपर आके बोलेगी मेरे को बचा। आपको पानी चलाना है, कल्चर करना है तो 7 फुट रखना है, पानी के पैरामीटर सही रखना है और मछली को तंदुरुस्त अच्छा आहार वाला खाना देना है और डिजीज मैनेजमेंट करना है। इतना करोगे तो आपका अपने आप रिजल्ट सही मिलेगा। बर्ड फेंसिंग, डॉग फेंसिंग लगाओगे तो आपका मोर्टेलिटी रेशियो कम आएगा और आपको अच्छी तरह से मुनाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज हमने सारे किसान भाइयों के प्रश्न लिए और जवाब दिया। अपने विषय पर भी चर्चा की कि सीड के सिलेक्शन से लेकर सीड को लाने तक में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सीड को तालाब में डालने समय में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नए सीड होने पर कौन सी दवाई हमें अपने पास रखनी चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा की। और कुछ हमने प्रश्न भी लिए जो प्रश्न मेरे ख्याल से दूसरे किसान भाइयों को भी काफी मदद करते हैं उसके बारे में जवाब जानने के लिए। ठीक है, अब जो है समय हमारे पास बहुत कम है तो इस मीटिंग को मैं एंड करना चाहूंगा। अगर आपके किसी भी प्रश्न का जवाब
या उत्तर नहीं मिल पाया हो तो आप एग्रीगेटर संघ को कॉल करके उत्तर मांगिए। जी अभिषेक जी, अपना प्रश्न पूछिए, क्या क्या समस्या आ रही है? सर मेरा 1 हेक्टेयर का तालाब है, मैं चालू करना चाह रहा हूँ उसका उसमें फिश पालन। तो इसके लिए मुझे मनी मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा? और मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर खटीमा से हूँ। यहाँ कौन सी मछली ज्यादा सुटेबल रहेंगी उसमें पालना? अगर उत्तराखंड में हो, आपका पानी रोटेट होता है तो आपको ट्राउट मच्छी करनी चाहिए जी, वरना वहाँ का टेम्परेचर बहुत फंक्शन होता है, ठंडी में बहुत नीचे चला जाएगा। तो आप IMC करोगे और 7 फुट पानी का लेवल रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पंगेसियस आप ठंडी में कर नहीं सकते हो, उसका टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा। फिर भी उत्तराखंड में मेरा एक भाईबंद कर रहा है, उसको पोली हाउस भी बनाना पड़ा है और हीटर भी लगाना पड़ा है। इसलिए बोलता हूँ आप अगर कर सकते हो तो उस टाइम भी ठंडी में भी आप पंगेसियस कर सकते हो। लेकिन जो मछली आपके वहाँ नजदीक में बिक जाए, एक बात याद रखना है, आपके नजदीक के फिश मार्केट में चले जाओगे, आपको पता चल लग जाएगा कौन सी मछली बिकती है, कौन सी साइज की मछली बिकती है। वही मछली आप करोगे तो आपको कहा नया मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका मछली हाथों हाथ बिक जाएगी। लेकिन हर एक फिश फार्मर को इतना कहता हूँ, अपने जहाँ भी पॉन्ड है वहाँ पे लाइव फिश बेचने का कामकाज चालू करो। लाइव फिश बेचने में आपको कम से कम 30 से 40 रुपया प्रति किलो, हमारे गुजरात का बात बोलता हूँ, 40 रुपया प्रति किलो तक हमको ज्यादा मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको आराम से, कोई खर्चा भी नहीं हो रहा, कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट का, ना आइस का, और न लेके जाना पड़ता है दुकान पे उसको कमीशन भी देने का, कोई खर्चा नहीं आ रहा है। आप आराम से अपने तालाब पे लाइव मार्केट पैदा कर लोगे, चाहे छोटा करो, 10 किलो 20 किलो से स्टार्ट हो जाएगा, हो गया बहुत हो गया। खाने वाले 50-100 आदमी का नंबर इकट्ठा करो, आजू बाजू से लेके हर रोज मच्छी वहाँ बेचोगे, आपको बेहतरीन मुनाफा होगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। हेलो सर। हेलो जी आकाश जी बोलिए। धन्यवाद सर। जी हम बिहार नालंदा से बोल रहे हैं सर। जैसे मेरा IMC का कल्चर है जी, घर का खाना देते हैं, सप्ताह में 2 दिन खाना नहीं खा रहा है सर। हेलो सर। खाना चला जाए जी, फीड का खर्चा ज्यादा होता है। सप्ताह में 2 दिन खाना नहीं खा रहा है बच्चा, खाना नहीं खा रहा है मछली। जी जी, घर का खाना दे रहा है। आप घर का ही खाना, 300 लाइन का बच्चा है सर। हाँ, लेकिन आपका उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना है वो मायने रखेगा। अगर प्रोटीन परसेंटेज खाली दे रहे हैं सर अभी। 28 भी चल जाएगा, IMC भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ तो सिर्फ खाना में सर खाली दे रहे हैं अभी। पानी का पैरामीटर पता चल सकता है सर? पानी का पैरामीटर सर था, उसका pH था लगभग 10 था, तो उसको कम किया। pH कितना है आपका? 10। बहुत ज्यादा है सर। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए सर? आप जो आलमंड यानी फटकड़ी, आती है फिटकरी, आपका कितना तालाब बड़ा है? 4000 स्क्वायर फीट का है सर। कितना? 4000 स्क्वायर फुट जी। 4000 स्क्वायर फुट का है तो आप 400 ग्राम फिटकरी लीजिए, 30 लीटर पानी में घोल लीजिए और डालिए। आधा घंटे के बाद देखिए, अगर कम होता है pH आपका तो देख लीजिए। pH को मेंटेन करने के लिए आपको लगातार पानी चलाना पड़ेगा और बॉटम से डेली 5-6 घंटा पानी चलता है उसमें, 5-6 घंटा डेली। सर इसमें चीनी का भी कोई प्रयोग है सर pH के लिए? नहीं, मैं आपको पानी लगातार रोटेट करने से pH कम हो जाएगा। आप उसमें जैगरी, गुड़ ऐसे ऐड कर सकते हो, लेकिन वो भी खर्चे वाली चीज है। आप फिटकरी से काम कीजिए तो आपका pH डाउन हो जाएगा और आपको बॉटम से 20% पानी चेंजिंग करना है, हफ्ते में 2 बार। अच्छा। नहीं सर, तो उसमें जैसे 1 फीट पानी डेली सूख जाता है तो 5-6 घंटा डेली उसमें चलता है पानी, तो रोटेट करने से तो कोई फायदा है नहीं चेंज करने से? समझ नहीं पड़ा, आपका आवाज बहुत वाइब्रेट बड़ा आता है।
सर ये कह रहे हैं कि ये जो डेली जो है 1 फुट पानी का सूख जाता है, तो ये 5-6 फुट पानी रोज चला रहे हैं, तो उसका तो कुछ असर नहीं है। जब तक उनका पानी का पीएच नॉर्मल नहीं होगा तब तक मछली बिहेवियर भी गलत करेगी, उल्टा पुल्टा बिहेवियर करेगी, खाने पे आएगी नहीं। यानी पीएच को मेंटेन करना सबसे अच्छी बात है। जी ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। शुक्रिया आकाश जी प्रश्न पूछने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको इस पूरे वेबिनार के सिलसिले में बताया था कि हम जो है एक प्रश्न का चुनाव करेंगे जो बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा और उन्हें कंट्रीब्यूटर ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द विनर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आज का जो प्रश्न हमने चुना है वो है ज्ञानदीप समाचार नाम से यूजर नेम है। आप सर अपना नाम बता दीजिए जरा। ज्ञानदाता समाचार उनका यूजर नेम है। जी मेरा नाम रितेश कुमार गौड़ है, अयोध्या के निकट अम्बेडकर नगर है, जिला उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो रितेश जी नाम है ना आपका? जी जी। तो रितेश जी आपका जो प्रश्न था वो बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि जो आपने पूछा प्रश्न कि सर मेरे पास ये लैंड है और अगर मैं इस पे कल्चर करना चाहता हूँ तो आपने प्रशांत सर के एक्सपीरियंस का फायदा उठा के ये सीधे प्रश्न पूछा बहुत ही चालाकी से कि आप होते सर तो कैसे करते। मतलब आपने डायरेक्टली सर के पूरे एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश की और जो प्रश्न था ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आपका सर्टिफिकेट जो है सर आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होंगे मेरे ख्याल से एग्रीगेटर से। जी सर जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं जी। तो बिल्कुल आप जो है मैसेज कर दीजिएगा उस ग्रुप में, आपको सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और प्रश्नों का सिलसिला जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपकी किसी पिछले सेशन का रिजल्ट नहीं बताया, पिछले सेशन का सर पिछले सेशन का जो एक रिजल्ट था जो भाई साहब थे उनको मैंने लोगों ने अलग से बताया था, तो आज मैंने सोचा कि जो है मैं ऑनलाइन ही बताऊंगा अब से इस बार से। पिछली बार जो है थोड़ा समय बहुत ज्यादा प्रश्न हो गए थे, समय बहुत कम हो गया था तो नहीं हो पाया था सर। प्रश्न बहुत ज्यादा हो गए थे सर जयकांत जी, तो मैं माफी चाहूंगा उस दिन के लिए। जी धन्यवाद। ठीक है रितेश जी, तो मैं आपको सर्टिफिकेट जो है भेज दूंगा। प्रशांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, एग्रीगेटर संघ की तरफ से, हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से कि वो वेबिनार में आते हैं, अपना समय देते हैं, सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं। ठीक है सर, तो मैं जो हूँ अब ये मीटिंग जो है एंड करूंगा, हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है सिर्फ, तो ये मीटिंग अपने किसान भाइयों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एग्रीगेटर मंच का भी, संघ का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अगर किसी किसान भाई को भी कभी भी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर भाई से मांग लेना। 24 घंटा मेरा फोन खुला रहता है। बिल्कुल आपको 24 घंटे में कभी भी जरूरत पड़े आपके हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं, प्रशांत सर आपके साथ है, एग्रीगेटर संघ आपके साथ है। आपके लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे, हमेशा अपना भरपूर प्रयास करेंगे। और आपसे बस एक निवेदन है हमारा, आप ग्रुप पे फीडबैक जरूर लिखा कीजिए ताकि और भी किसान भाई इस फीडबैक को देखकर हमारे वेबिनार में आए और सीखें। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ इस चीज के लिए। बाकी नमस्कार सर। रितेश जी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट चाहिए, आप ग्रुप पे जरूर मैसेज कीजिएगा अपना नाम, आप जिस भी ग्रुप में ऐड है एग्रीगेटर के, ताकि आपको जो है सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड कर सकें। और जो भी लोग नहीं ऐड है हमारे ग्रुप में, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया है चैट बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ही सेकंड्स में मीटिंग जो है एंड हो जाएगी, तो आप सभी लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जाते जाते मैं प्रशांत सर को एक बार और धन्यवाद कहना चाहूंगा। नमस्कार सर, शुक्रिया सर, एग्रीगेटर संघ की तरफ से शुक्रिया, सभी किसान भाइयों की तरफ से शुक्रिया आपको। नमस्कार सभी किसान भाइयों, मीटिंग जो है वो एंड हो रही है। बाकी एग्रीगेटर संघ से आप लोग सभी लोग बने रहिए और कॉल्स करते रहिए। अगर कोई भी समस्या आती है आपको